धन्यवाद देना चाहूँगा इकोनॉमिक एसोसिएशन का कि उन्होंने हमारी इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी के साथ मिलकर ये गोष्ठी आयोजित की है और ये भी नई टेक्नोलॉजी जो ज़ूम की आई है पिछले 2 सालों में, उसका उपयोग किया गया है। तो नई टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व है हर एक सेक्टर में और मुझे आशा है कि इस न्यू टेक्नोलॉजी को और ऐसे और नई न्यू टेक्नोलॉजीज को एडॉप्ट करके ही हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। सबसे पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये गोष्ठी अगर 1 महीने पहले होती और हम लोग अपने विचार व्यक्त करते तो शायद बजट में सम्मिलित होने की कोई आशा थी। परंतु इस समय जबकि 22 तारीख हो गई है और 1 ही हफ्ता रह गया है बजट प्रेजेंट करने के लिए, शायद बजट तो तैयार हो गया होगा। तो हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि जो यहाँ से विचार निकले व्यक्त हों, वो जो हमारे लोकल एमपीज हैं, उनको हम एजुकेट करें ऑन दीज व्यूज, ऑन दीज सजेशंस, जिससे कि हमारे व्यूज वहाँ पर पार्लियामेंट में प्रस्तुत हो सकें। तो हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जो रेजोल्यूशन यहाँ हों या सजेशंस हों, अब वो स्टेज आ गया है कि हम लोग अपने एमपीज को एजुकेट करें और उनसे अनुरोध करें। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन पहले इससे बेहतर हुई है। अब हम पैंडेमिक के बाद उस स्टेज पर हैं जैसे कोई आदमी पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है, हल्के-हल्के चढ़ रहा है। पैंडेमिक थोड़ा-थोड़ा अब खत्म हुआ है, थोड़ी नई वेव आई है पर धीमी आई है। तो इस समय हमें देखना है कि क्या-क्या हमें नीतियाँ अपनानी चाहिए, जिससे कि जो पहाड़ पर हमारी इकोनॉमी चढ़ रही है, उसको कैसे मदद मिले। मैं 3 चीज़ों पर चाहूँगा कि हमारा बजट जब डिस्कशन हो तो 3 विषयों पर अधिकतम विचार विमर्श हो। वो है एक तो शिक्षा, एक है स्वास्थ्य और एक कि किस तरह का आर्थिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऐसा बनाया जाए जिससे कि इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो, प्रोडक्शन ग्रोथ हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, जिसके ऊपर हम लोग निर्भर रहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, वो दिखा रहा है कि अब भाई हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9% के ऊपर हो गया है। तो सबसे पहले ये है कि भाई अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी और परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी तो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड नहीं बढ़ेगी। कंज्यूमर गुड्स की डिमांड नहीं बढ़ेगी तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ेगी। तो किस तरह एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जाए? मेरी राय इसमें 2 हैं। एक तो जिस तरह का रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में हमने मनरेगा चलाया है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, और एक तरह से इंश्योरेंस दी है लोगों को कि आपको कम से कम 3 महीने की इनकम हो सकती है एक साल में एट द रेट ऑफ 200 रुपीज या उससे ज्यादा पर डे के। इसी तरह की स्कीम शहरी क्षेत्रों में भी चलनी चाहिए, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट शहरी क्षेत्रों में है, जो यहाँ पढ़ लिख कर लोग यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, उनको जब रोजगार नहीं मिलता तो एक गुस्सा पैदा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तब भी है कि कुछ लोगों को शायद अपने खेत होती हैं, एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो लग जाते हैं उसमें, परंतु शहरी क्षेत्रों में ये नहीं। तो ये एक मेरा सुझाव था कि अर्बन एरियाज में भी इसी तरह की मनरेगा की तरह की स्कीम अर्बन एरियाज में चलाई। दूसरी, इस विस्तार देश में जो कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक फैला हुआ है और बॉम्बे से कलकत्ता, इसमें जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उसमें बड़े बड़े उद्योगपति इन्वॉल्व हैं और ये ताज्जुब की बात है कि इस पेंडेमिक पीरियड में उद्योगपतियों की तो इनकम बहुत बढ़ गई है।
ऑलमोस्ट डबल की जो पहले थी उनकी। और हमारे जितने टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। अब ये भी जरूरी है कि क्योंकि जब तक वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा तब तक एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी नहीं होगा। वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा तो जो टैक्सेस मिलते हैं वो बढ़ेंगे नहीं। तो हमें एक बैलेंसिंग एक्ट करना है। जैसे गौतम बुद्ध का मिडिल पाथ होता था, उस तरह इकोनॉमी में एक मिडिल पाथ लेना चाहिए कि हम एनकरेज करें वेल्थ क्रिएशन का भी, पर उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ का उस पर भी ध्यान दें। और उस मेरी राय में वो तभी संभव है जब हम ये जो एमएसएमईज हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, इनको एनकरेज करें। अभी भी 40% हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चरिंग है वो अभी भी हमारे एमएसएमई से आती है। और हमारे इसी तरह जो एक्सपोर्ट्स होते हैं उसमें भी एमएसएमई का बहुत बड़ा हाथ है, 40-50% तक का है। तो जो हमें एनकरेजमेंट करना है वो एमएसएमईज को करना है। बड़े प्रोडक्शन हाउसेस तो उनके पास काफी वेल्थ है, वो अपने आप क्रिएट करते हैं वेल्थ। और हम लोग ने कॉर्पोरेट टैक्स जरूर कम किया है और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के हिसाब के मुताबिक और उनके लेवल पर लाकर 35% तक टैक्सेशन रिड्यूस किया है, या और वहां से 35 से 25% प्लस जो आपके एडिशनल सप्लीमेंट्री टैक्सेस होते हैं उसको लगा के हम लोगों ने कोशिश की है कम करने की। तो वो तो लेट अस डिवाइड इकोनॉमिक प्रोडक्शन इनटू 2 सेक्टर्स। वन इज द हायर इंडस्ट्रियलिस्ट, द बिगर इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको क्या इंसेंटिव्स चाहिए और एमएसएमईज को क्या इंसेंटिव चाहिए। तो मेरी राय में कंसंट्रेशन ज्यादा एमएसएमईज पर होना चाहिए, क्योंकि बड़े हाउसेस अपने आप ही स्वतः अपना इनकम जनरेट करते हैं, वेल जनरेट करते हैं, टैप करते हैं रिसोर्सेज, इंटरनेशनली करते हैं। बहुत लोगों की तो अब स्टॉक मार्केट जो बाहर की हैं, यूएसए की और यूके में, वहां पर उन्होंने अपने खोल लिए हैं, वहां से भी मनी जनरेट होता है। तो एमएसएमईज को पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो ये तो रहा जहां तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। और दूसरी बात जो बड़ी सिग्निफिकेंट हुई कि हमारे जो यूनिकॉर्न्स, इसको हम लोग यूनिकॉर्न कहते हैं, यानी कि जो स्टार्टअप्स हुए हैं और जिसमें $1 बिलियन के ऊपर का इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो बहुत बढ़ गया है इस पेंडेमिक पीरियड। ये ताज्जुब की बात है। और एज इकोनॉमिस्ट वी शुड स्टडी कि ये कैसे हुआ कि हमारे यूनिकॉर्न्स बहुत बढ़ गए। और हम अब इस स्टेज में आ गया कि हम पूरी दुनिया में दूसरे या तीसरे स्थान में हैं कि जो नए यूनिकॉर्न्स आए, $1 बिलियन स्टार्टअप्स हैं। यानी कहीं ना कहीं तो इकोनॉमी ने या बजट ने ऐसी इंसेंटिव दिया है उनको कि यूनिकॉर्न्स क्रिएट हुए हैं। उसी तरह का हमें कॉपी करना चाहिए कि यूनिकॉर्न्स एमएसएमईज में और बढ़ें। तो ये, और हमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ये क्रिएट करना है जिससे कि इंडस्ट्रीज लगें। छोटी इंडस्ट्रीज अगर लगेंगी तो उसमें ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है। बड़ी इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आती है, उसमें इतना लेबर इंटेंसिव नहीं रहता है, पर वो भी जरूरी है। पर यह है कि अगर हमें मिडिल पाथ फॉलो करना है तो किसको हम ज्यादा इंसेंटिवाइज करें। अब जैसे बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 सेक्टर्स या 24 सेक्टर्स में PLI, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव शुरू कर दिए टू एनकरेज प्रोडक्शन। बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है ये। तो मुझे उम्मीद है कि जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं वो तो बड़े बेनिफिशियली इफेक्ट हो ही रहे हैं। अब ये छोटे सेक्टर्स को कैसे इफेक्ट किया जाए, ये बात है। हमारी पॉपुलेशन जो है स्थिर हो गई है, और जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैं कि हम लोगों ने वी हैव रीच्ड द रिप्लेसमेंट रेट, यानी कि जितने लोग पैदा होते हैं और जितने लोग मरते हैं उसका एक रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं, जिससे कि स्टेबलाइज हो जाए पॉपुलेशन। तो हमें इकोनॉमिक
पॉलिसीज क्या फॉलो करनी चाहिए इस तरह के स्टेज अचीव करने के लिए, यानी कि जहां हमारे एक पॉपुलेशन स्टेबलाइज होने वाली है या हो गई है, वो उस स्टेज के लिए हमें इकोनॉमिक पॉलिसीज क्रिएट करनी चाहिए। दूसरा, मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा कि इस बजट में डिस्कशंस में भी ये एम्फसिस आना चाहिए पार्लियामेंट में कि ये मौका मिला है हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने का। इस पेंडेमिक में दिखाया है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या कमजोरियां हैं, क्या उसमें अभी इम्प्रूवमेंट्स करने हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसमें अधिक से अधिक 6% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अब हेल्थ सेक्टर में जाना चाहिए। और हमारे हेल्थ सेक्टर में इस तरह का होना चाहिए जैसे अमेरिका में है, यूके में है, कि आपको बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल जो हैं वो सबके लिए एक्सेसिबल हों। अभी हमारे पास सिर्फ और साधारण नागरिकों के लिए सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो कि इल इक्विप्ड हैं, उनके पास फाइनेंशियल पैसा इतने स्टैंडिंग नहीं होती कि मेडिसिन भी खरीद सकें, वो है। तो एक तो ये, और क्योंकि मैं समय ज्यादा ले रहा हूँ, थर्ड में एजुकेशन के ऊपर फिर एम्फसाइज करूंगा कि हमारे इकोनॉमी बजट में जो स्किल क्रिएशन है, स्किल डेवलपमेंट है, उसको प्रमोट करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। अगर आदमी स्किल डेवलपमेंट करता है तो उसको कोई एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है। और हमें स्किल लोगों की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी अब बहुत अच्छे इंजीनियर्स चर्न आउट कर रहे हैं विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बना के। इस तरह की टेक्नोलॉजीज, जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं पूरी दुनिया में, उनको एब्जॉर्ब करना चाहिए इंडियन इकोनॉमी में। इन शब्दों के साथ मैं अब विराम लेता हूँ। मेरे कुछ विचार हैं जो मैं चाहूंगा कि वो आप आगे डिस्कस करें। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।